नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसएमएस अस्पताल के सीटीवीएस विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व में पहली बार यूनिक सर्जरी का दावा किया गया है। 6 साल के बच्चे का छोटे से चीरे से ऑपरेशन किया गया है। टोसिंग विंग नामक जन्मजात विकृति में ये दिल में एक छेद होता है और ये जन्मजात होता है। आमतौर पर इसका ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी से होता है और बच्चे की छाती की बाईं तरफ छोटे से चीरा करके सर्जरी की गई है। और करेंगे अगली खबर का। रूस से हमले के खतरे का सामना कर रहे संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाया जाएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एयर इंडिया आगे आई है। ये एयरलाइन कंपनी 22, 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बोरिस्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 3 फ्लाइट संचालित करेगी। अगले मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को भारत से यूक्रेन के लिए 256 सीटों वाली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ानें भेजी जाएंगी। यूक्रेन से भारत आने वाले नागरिक एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिसों, वेबसाइट्स, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से करवा सकते हैं। बता दें कि यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीयों के फंसे होने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश भर के हजारों छात्र शामिल हैं। तो पहले मेल भेजकर रोक लेने की चुनौती थी, फिर धमाकों से दहला दिया। बेगुनाह लोगों के लहू से अहमदाबाद को लाल कर दिया। अब वे आतंकी खून की आंसू रोएंगे, क्योंकि 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को एक विशेष अदालत ने सजाए मौत दी है। 13 साल बाद अहमदाबाद को इंसाफ। गुजरात के गुनहगारों को सबसे बड़ा दंड। 21 धमाके, 56 लोगों के हत्यारों को मौत। अड़तीस आतंकियों को सजाए मौत। इसके बाद में ये टोटल 38 है कि उसको आज मृत्युदंड की सजा दी है। सजाए मौत की खबर आई और अहमदाबाद में जश्न मनाया जाने लगा। लड्डू बांटे गए, पटाखे फोड़े गए, फुलझड़ियां छोड़ी गई। आलम ऐसा कि सब खुश नजर आए। और हो भी क्यों ना, जिन्हें मौत की सजा मिली है वो ठहरे खूंखार आतंकी। इसके बाद में ये टोटल 38 है कि उसको आज मृत्युदंड की सजा दी है। यूएपी एक्ट जो है, इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है, वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है। तो यूएपी एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफी इम्पोर्टेंट रहा है। ये सिर्फ सजा नहीं, बल्कि आतंकी घटनाओं की हिमाकत करने वालों के मंसूबे पर वज्रपात है। 26 जुलाई 2008 को पूरा अहमदाबाद 70 मिनट के अंदर 21 ब्लास्ट से दहल गया था और ये धमाके अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ गए थे। आतंकियों की हिमाकत इस हद तक थी कि बम ब्लास्ट से पहले उन्होंने न्यूज एजेंसियों को मेल भी किया और लिखा, जो कर सकते हो कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। इसके बाद में ये टोटल 38 है कि उसको आज मृत्युदंड की सजा दी है। विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी, वहीं 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सिर्फ सजा नहीं, सबक है। अहमदाबाद के मणिनगर में 26 जुलाई 2008 की शाम 6:45 में पहला धमाका हुआ। मणिनगर मौजूदा प्रधानमंत्री और तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। अगले 70 मिनट में 20 और ऐसे धमाके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हुए और इसमें 56 मासूम लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोर्ट ने उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है।
कंपनसेशन जो है वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। ये मरहम है उस मन के लिए जिसकी यादें आंसुओं से भरी हुई है। ये दवा है उस दर्द की जो पीड़ित परिवार 13 साल 6 महीने और 21 दिन तक भोगे। अभी तो सजा की शुरुआत हुई है, इसे मुकम्मल होने में अभी और वक्त लगेगा। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन पुख्ता उम्मीद है कि अहमदाबाद को जख्मों से लहूलुहान करने वाला बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात नकली मोबाइल गैंग की, जिनके तार अब सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड का पाकिस्तान कनेक्शन खंगाल रही है। दिल्ली मुंबई में 4 स्टेज में होता था खाली मोबाइल को असेंबल कर ब्रांडेड बनाकर बेचने का खेल। नकली मोबाइल का पाक कनेक्शन। सॉफ्टवेयर कॉपी करने वाले कुछ मोबाइलों में इन्होंने पाकिस्तानी कंपनी है क्यों मोबाइल, उसकी भी कॉपी कर रखी है। इसके बाद उन मोबाइलों में ये किसी अन्य मोबाइल कंपनी के अलॉट किए हुए IMEI नंबर को कॉपी करके डालते हैं। नकली IMEI नंबरों के जरिए सुरक्षा में सेंध। हमें ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो परिवार के रूप में आते हैं और लोगों को मोबाइल बेच रहे हैं और जिनकी कीमत करीबन 16-17 हज़ार रुपये बता के 5,000, 6,000, 7,000 रुपये बेच रहे हैं। उसके बाद हमें इतला मिली कि उनमें से कुछ मोबाइलों के IMEI नंबर है जो एक जैसे हैं। इस पे हमने उनकी जांच कराई तो पता चला कि हाँ सचमुच इस तरह का। जयपुर में पिछले दिनों पकड़े गए नकली मोबाइल गैंग की जांच पड़ताल में जो खुलासा हुआ उसने जयपुर पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस जिसे सामान्य ठग समझ रही थी वो शातिर गैंग के सदस्य निकले। पुलिस की गिरफ्त में आए लोग दिल्ली और मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो उसमें करीबन हमने 7-8 लोगों को पकड़ा जिसमें औरतें भी थी और ये थी। तो ये पता चला कि ये लोग हैं जिनके कनेक्शन दिल्ली और बॉम्बे से जुड़े हुए हैं और वहाँ का लोग हैं जो मोबाइल को क्या करते हैं कि चीप कंपनी के किसी मोबाइल को खरीद पे उन पे वीवो, ओप्पो और सैमसंग मोबाइल कंपनियों के कवर लगा के उन जैसे ही किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी करते हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में पुरुष और महिलाएं समूह में रहते हैं। पैसों की जरूरत बताकर राहगीरों को फंसाते हैं। उनको अपना ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल फोन बेचने की कोशिश करते हैं। नकली फोन उन्हें 5 से 6 हजार रुपए में बेच देते हैं। भरोसा बनाने के लिए मोबाइल का बिल भी दिया जाता है। इस बिल पर मोबाइल का IMEI नंबर लिखा होता है। गैंग एक शहर में करीब 7 से 8 दिन ठहरता है और लोगों को ये 16,000, 17,000 रुपए का बता के और अपना खुद का मोबाइल बता के असली वो एक बिल रखते थे 1 महीने या 2 महीने पुराना, उसको दिखा के ये 5,000, 6,000 रुपए में बेच ठगी करते। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि नकली मोबाइल को तैयार करने वाला मास्टरमाइंड नरेश पुरोहित मुंबई का रहने वाला है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गया। नरेश पुरोहित करके व्यक्ति है बॉम्बे में जो इनको ये सप्लाई करता है। तो अभी हमारी जांच वहां तक पहुंची है, उस आगे भी लोग मिल सकते हैं। इसमें बड़ा गिरोह और बड़ा गिरोह हो सकता है क्योंकि ये 2-3 साल से ये काम कर रहे हैं। अब तक इन्होंने इस तरह के फर्जी मोबाइल करीबन बहुत हजारों की तादाद में बेच रखा। इन मोबाइल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनमें सॉफ्टवेयर के जरिए लगाए गए IMEI नंबर असली डेटा से चुराए या कॉपी होते हैं। इससे इन फोन का गलत उपयोग करने पर ऐसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है जिनके मोबाइल में वही असली IMEI नंबर मौजूद है। इन फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे में इस तरह के फर्जी तरीके से असेंबल किए गए मोबाइल फोन से सुरक्षा में सेंध भी लगाई जा सकती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार है स्मृति ईरानी का शुक्रवार को अनूठा अंदाज देखने को मिला। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची स्मृति ईरानी अलग ही मूड में नजर आई और इतनी खुश हो गईं कि उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक डांस किया। उनके डांस का वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्थानीय महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरानी गोल गोल घूमकर मणिपुरी डांस कर रही हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में पहले चरण के लिए अब 28 फरवरी को पहले चरण के और दूसरे चरण के मतदान की तारीख को अब 5 मार्च को वोट पड़ेंगे। यहाँ पहुंची ईरानी को महिलाओं ने पहले पारंपरिक स्टोल गले में पहनाया, इसके बाद उनके स्वागत में नृत्य भी किया गया। और खबर जयपुर से, जहां पर शनिवार से प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन के जरिए पार्टी की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की जाएगी। वहीं बजट पूर्व होने जा रहे अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। अधिवेशन में पीसीसी और एआईसीसी सदस्य एक साथ मौजूद रहेंगे। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाला ये प्रदेश स्तरीय अधिवेशन 2 सत्रों में होगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। अधिवेशन में सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा जिसे सरकार को भेजा जाएगा। और मिशन 2024 ये हमारे लिए कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बने और केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बने। मोदी सरकार जो जिस तरह से जनता त्रस्त हो गई है, जिस तरह के उनके ये जनता के खिलाफ जिस तरह का एक काम कर रही है वो सरकार, तो जन आक्रोश है। तो ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जिसमें राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, फ्लैगशिप की जो योजनाएं हैं, वो भी एक सत्र में उस पर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार की विफलताएं हैं उस पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल मेंबरशिप जो हमारी है, सदस्यता अभियान बहुत एक प्रमुख मुद्दा जो है अभी हमारे पास में है और 31 मार्च तक हम ये सदस्यता अभियान है वो पूरा करेंगे। इस पर भी बहुत एक चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम तरह के 2 सत्रों के अंदर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और फिर बजट जो आने वाला बजट है उस बजट के में क्या जनहित के क्या जो मुद्दे हैं उनको उसमें समावेश किया जाए। जो जनता चाहती है वो जनप्रतिनिधि बताएंगे कि ये मुद्दे जनता चाहती है और ये बजट में अगर शामिल करेंगे तो आम जनता को राहत मिलेगी। उधर राजधानी जयपुर में जेडीए की जमीनों पर कितना कब्जा हुआ है इसकी जानकारी खुद जेडीए को भी नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि शहर की पौष समझे जाने वाली करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। लेकिन अब जेडीए को गलती का एहसास हुआ है तो शुरू हुआ है अवैध कब्जे के खिलाफ मुक्ति अभियान। राजधानी जयपुर में सबसे बड़ा निकाय के तौर पर जेडीए की अपनी पहचान है, लेकिन जेडीए की खुद की संपत्ति पर कितना कब्जा हुआ है इसकी जानकारी जेडीए को आज दिनांक तक नहीं है। एक तरफ तो जयपुर की बढ़ती आबादी के कारण जमीन की किल्लत होती रही, तो दूसरी ओर जेडीए की लापरवाही से सरकारी जमीन पर कब्जे जारी रहे। लेकिन एक केस से जमीन कब्जे की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ तो जेडीए की नींद खुली। नियमित रूप से जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, उस पर जांच करके कार्रवाई की जाती है। परंतु इस पर्टिकुलर मैटर में जो शिकायत मिली और उसको जांच कराई गई तो शहर के एकदम हार्ट गोपालपुरा बाईपास पर और 4 बीघा लगभग ज़मीन पर कब्जा किया हुआ पाया गया था। उसे ध्वस्त किया जाकर कब्जा जेडीए ने प्राप्त कर लिया है। दरअसल रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए रामकृपाल मीणा को लेकर जेडीए को शिकायत मिली कि जेडीए की सरकारी जमीन पर आरोपी रामकृपाल मीणा का कॉलेज चल रहा है। इसके बाद जांच शुरू हुई और उसे सही पाया गया। इसी तर्ज पर एक कमिटीज बनाई है हर जोन में, तो जेडीए के सभी 18 जोन्स में सर्वे करवाया जा रहा है
और जितनी भी राजकीय भूमि है, जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है, उनको पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए उनका सर्वे कराया जा रहा है। और जहाँ जहाँ जो अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको एक मिशन के रूप में हटाया जाएगा। जेडीए के करीब करीब सभी जोन में जमीन पर बड़ी तादाद में कब्जे की खबर आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में जेडीए ने 2000 बीघा सरकारी जमीन को कब्जों से मुक्त करवाया है। शहर में खत्म होते लैंड बैंक के बीच इससे एक उम्मीद जगी है। जेडीए चाहे तो शहर के मध्य की कब्जा की गई जमीनों को खाली करवाकर अपनी खाली झोली भी भर सकेगा और वाहवाही मिलेगी सो अलग। ऐसे में दिन रात जेडीए के अधिकारी शहर के मध्य की जमीनों का सर्वे करने के काम में जुट गए हैं। बड़ी बात यह है कि सरकारी जमीनों को निशाना बनाने वाले भूमाफिया जेडीए की जमीन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन और शमशान की जमीनों को भी जयपुर शहर में नहीं बख्श रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट का मौसम आ चुका है, उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, लेकिन क्या जो बजट ऐलान हुए वो क्या पूरे हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो हैरान करने वाली है। देखिए लवली वधवा की स्पेशल रिपोर्ट। सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपना बजट पेश करती है। जनता की उम्मीद पूरी करने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं ऐसी भी होती हैं जो या तो समय पर शुरू नहीं हो पाती या फिर पूरी नहीं हो पाती हैं। बजट हमेशा सरकार जो है जितने उनके पास धन होता है उससे कहीं ज़्यादा का बजट बनाती है, वो घाटे का बजट तो होता ही है। और बजट में कई सारी प्लानिंग होती है और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्लान हम करते हैं बजट में वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आई जानकारी खुद ये बयां कर रही है। जयपुर की रिंग रोड परियोजना 12 साल बाद योजना पर काम शुरू हो सका। जयपुर दक्षिणी रिंग रोड परियोजना अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। सोडाला एलिवेटेड परियोजना घोषणा के 1 साल बाद काम शुरू, अभी भी 30% काम बाकी। द्रिव्यती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना बीती सरकार का ऐलान, अभी भी 20% काम बाकी। प्रोजेक्ट मंशा अनुरूप नहीं ले पाया रूप। जयपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिछली सरकारों का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं। प्रदेश की सड़क नीति का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। जयपुर मेट्रो फेज 2, अब तक डीपीआर का काम पूरा नहीं। बड़े शहरों की सड़कों को रेड लाइट फ्री करने का काम शुरू हुआ, मगर तय समय से देरी से चल रहा है काम। अभी के बाद के आंकड़े ये बात को साबित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग खामी और जल्दबाजी में हुई हुई प्रोजेक्ट की घोषणाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा जनता की गाड़ी कमाई की जेब पर पड़ता है और मजबूरन ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी नहीं हो पाते। ये तो चुनिंदा वो उदाहरण है जो बड़ी बजट घोषणाओं से जुड़े हैं, जबकि न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया है कि विशेषज्ञों, आम जनता और वित्तीय स्थिति को बगैर भापे किसी प्रोजेक्ट का ऐलान करने से ऐसा हालात बन जाता है। अमूमन एक वित्तीय वर्ष में बड़े ऐलान 70% से ज्यादा पूरा नहीं हो पाता। अगर कोई बजट में हमने प्लान किया है, कोई भी योजना अगर हमने हाथ में ली है तो वो समय पर पूरी हो सके। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बजट की जो घोषणाएं होती है वो वर्षों तक या तो शुरू नहीं होती या खत्म ही नहीं होती। हालांकि जयपुर में सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल की माने तो डिटेल स्टडी और वित्तीय लेखा जोखा देख करके ही प्रोजेक्ट लाया जाता है, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण विलम्ब भी होता है। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सबके पीछे बहुत डिटेल्ड टेक्निकल और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़ होती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं पहले प्री फिजिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी होती है, फिजिबल पाए जाने पर ही उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वर्क्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं।
ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत स्टडी के साथ साथ में जनता की और विशेषज्ञों की राय लेना भी उतना ही जरूरी है जितना इन प्रोजेक्टों का ऐलान करना। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।